हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 5। ओके, इसके पहले ऑलरेडी 4 पार्ट्स में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग जो है पीवाईक्यूज़ और जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस जो कि वेबसाइट आयोग की तरफ से आई है, वेबसाइट पे अभी एक सर्कुलर आया है कि आपकी जो एप्लीकेशन की डेट है वो अब 16th तक एक्सटेंड हो गई है फॉर्म कंप्लीट करने की, और बाकी जो रजिस्ट्रेशन एंड होने की डेट है वो अब 10th ऑफ जुलाई हो गई है। ओके, तो जिस किसी ने भी फॉर्म अभी तक नहीं भरा है या कुछ इनकम्प्लीट है तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए लास्ट डेट से पहले। ओके, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ लिखा है इंक्रीज इन द असेट एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज शोन इन। तो यहाँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर यानी कि ये पार्टनरशिप अकाउंट्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ रिटायरमेंट के केस में जो इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ असेट हुआ है उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब कभी भी पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट या डेथ का केस होता है तो उन सभी केसेस में हम लोग एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है आपका नेचर वाइज तो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट यानी कि जो भी एक्सपेंस और लॉस होगा वो आपके डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे, और जो भी आपकी इनकम एंड गेन्स होगी वो आपकी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी। यानी कि जैसे एंट्रीज हम पीएल अकाउंट में करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी होगा। तो जब कभी भी यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा है इंक्रीज इन द असेट यानी कि असेट की वैल्यू बढ़ी है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता क्यों है? इसलिए बनता है ताकि जब कभी भी नया पार्टनर आ रहा है या फिर कोई पुराना पार्टनर जा रहा है तो उस समय जो असेट एंड लाइबिलिटीज़ हैं जो कि बैलेंस शीट में उनकी वैल्यू में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो इंक्रीज इन असेट जो है हमारा एक तरीके से प्रॉफिट है, हमारे असेट की वैल्यू बढ़ गई है। तो जो भी कोई प्रॉफिट होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जिसकी एंट्री हो जाती है। अगर यहाँ पे कोई असेट बढ़ा है तो असेट डेबिट होगा यानी कि असेट अकाउंट डेबिटेड। इसकी अगर जनरल एंट्री पास होगी तो हो जाएगी असेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाके यहाँ क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से लिखा है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका यहाँ पे कौन सी बात गिवन ऑप्शंस में ट्रू है। तो पहला ऑप्शन है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ स्केल। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन। फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बोथ ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये जो ओरिजिन और स्केल है इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आपका जो ओरिजिन है, जब हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन का यहाँ पर मतलब होता है कि जब किसी भी वैल्यू में जो भी आपका सीरीज़ है, जो भी आपका डेटा है, अगर किसी में ऐड या लेस हुआ है तो उसका जो असर है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके कंप्यूटेड वैल्यू पे पड़ेगा या नहीं। तो अगर लिखा होता है इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इट विल रिमेन अनइफेक्टेड। ओके, इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। यानी कि जो वैल्यू चेंज से पहले थी, जैसे मान लेते हैं कि कोई डेटा सेट का कोरिलेशन जो है आपका 0.5 आ रहा है, तो उसमें अगर चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ है यानी कि किसी भी उसकी जो डेटा की वैल्यूज है उसमें प्लस या माइनस हुआ है तो उसके बाद भी आपका जो कोरिलेशन है वो 0.5 ही आएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। और अगर यही स्केल की बात करें तो स्केल में आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड से रिलेशन होता है, यानी कि किसी भी वैल्यूज़ में जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ है
तब उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसकी कंप्यूटेड वैल्यू पे, कैलकुलेटेड वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, वो भी चेंज होगी या नहीं होगी। अगर वो चेंज नहीं होती है तो हम कहते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, और अगर चेंज हो जाती है तो बोलते हैं डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। तो अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन के केस में दोनों ही चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमारा यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है इज़ नॉट डिपेंडेंट। नॉट डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि दोनों ही वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट होती हैं चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन से। होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As a result of increase in the price of good X whose demand is inelastic, the total expenditure of the consumers of good X will। अब यहाँ पर डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक। डिमांड इनइलास्टिक का मतलब है कि इसका जो कर्व होगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, वर्टिकल लाइन। थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा बन गया है, इसको मैं सही कर दे रही हूँ, ठीक है। यानी कि इनइलास्टिक डिमांड जब तभी होती है जब ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होती है। ओके, तो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जब डिमांड कर्व फॉर्म करती है तो उसका मतलब होता है कि ये कैसे गुड्स होंगे, ये नेसेसिटीज़ गुड्स होंगे। यानी कि जो हम डेली एसेंशियल गुड्स इस्तेमाल करते हैं, ये नेसेसिटीज़ गुड्स के बारे में बात हो रही है। नेसेसिटीज़ में क्या क्या आ जाता है, ब्रेड, बटर, मिल्क, सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी, चाहे प्राइस घटे या बढ़े, उसको हम हमेशा ही कंज्यूम करते रहेंगे। तो ऐसे गुड्स की अगर डिमांड, अगर ऐसे गुड्स की अगर प्राइस, यहाँ लिखा है इंक्रीज़ इन द प्राइस, तो अगर ऐसे गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो जो कंज्यूमर का जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, चेंज नहीं करेगा, डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। तो अब आप सोचिए कि आप जो है एक किसी मिल्क का पैकेट लेने गए जो कि पहले 10 रुपीज़ का था और अब उसकी प्राइस बढ़ के ₹50 हो गई है, तो क्या आप उसे कंज्यूम करना छोड़ दोगे? नहीं, बिकॉज इट इज़ अ नेसेसिटी गुड। ओके, तो हम इसको 50 रुपीज़ पे भी खरीदेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, जो हम पहले 10 रुपये खर्चा कर रहे थे, अब वो 50 रुपये हो गया। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है, आप कंज्यूमर बन के सोचो तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ सही ऑप्शन है डी, इंक्रीज़। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका बढ़ जाएगा। इसको आपको जब कभी भी इस तरीके के सवाल आए तो बस आपको अगर लिखा है डिमांड कैसी है तो उसका सीधे से जो है आप ग्राफ अपना रफ में बना लो, या ग्राफ आपको याद हो तो उसको उसका अज्यूम करो, उसको इमेजिन करो और तब जो है फिर आप गिवन ऑप्शंस में से सही आंसर चूज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Assuming liquid ratio of 1.2:1, cash collected from debtors will। अब यहाँ लिक्विड रेशियो की बात हो रही है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़। अब लिक्विड एसेट कैसे निकलता है, जब हम करेंट एसेट्स में से दो चीज़ें लेस कर देते हैं। एक होता है आपका इन्वेंट्री और दूसरा होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जब इन दोनों को हम लेस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है क्या, लिक्विड एसेट्स। तो यहाँ पर बोल रहा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अब कैश कलेक्ट हुआ है डेटर्स से, पहली बात तो ये याद रखनी है कि कैश और डेटर्स दोनों ही आपके करेंट एसेट में आते हैं। तो अब एक तरीके से एक तरफ से कैश आपका कम हो रहा है, कैश कलेक्ट हुआ है तो कैश आपका जो है वो इंक्रीज़ करेगा और डेटर्स जो है वो आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे इतने ही अमाउंट से कैश बढ़ेगा और उतने ही अमाउंट से डेटर्स कम हो जाएंगे। तो क्या कोई भी चेंज होगा करेंट एसेट पे? नहीं, करेंट एसेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा। इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द लिक्विड रेशियो। और लिक्विड रेशियो में जो दो चीज़ें हमें लेस कर रही थी, यहाँ उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है, तो इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द लिक्विड रेशियो। ओके, तो यहाँ पे नो इफेक्ट वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। रेशियो एनालिसिस में हर बार कह रही हूँ कि रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन आना तय है। तो सारे जितने भी रेशियोज़ हैं, एक्टिविटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, जितने भी हैं सबको बाय हार्ट आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड एसेट्स इज़ कैलकुलेटेड एज। अभी हम लोग ने ऊपर बोला कि लिक्विड एसेट्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लिक्विड एसेट्स में कैलकुलेट करने के लिए हमें करेंट एसेट्स में से दो चीज़ें लेस करनी होती है। एक आपका होता है इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, और दूसरा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक, इन दोनों को जब हम करेंट एसेट से लेस कर देते हैं तो हमारा लिक्विड रेशियो आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सेल्स इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 40,000 to रुपीज 60,000 एंड प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय रुपीज 5,000 देन द पीवी रेशियो इज। यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है जो यूजुअली हम लोग हर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखो तो यहाँ लिखा है सेल्स में इंक्रीज हो रहा है और यहाँ जो प्रॉफिट की वैल्यू दी है वो चेंज इन प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय रुपीज़ 5,000, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट दिया है और हमारे पास चेंज इन सेल्स है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम लोग ये वाला नहीं लगाएंगे, हम लोग पीवी रेशियो का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। डेल्टा का साइन रिजेंबल करता है चेंज, तो यहाँ पे मैं डेल्टा यूज़ कर रही हूँ, डेल्टा चेंज इन सेल्स। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ है? प्रॉफिट में आपका चेंज दिया है रुपीज़ 5,000, अगर हम फॉर्मूले में पुट कर दें तो 5,000 अपॉन चेंज इन सेल्स कितना है आपका? पहले सेल्स जो आपकी थी 40 थी और अब हो गई है 60, तो 60,000 माइनस 40,000 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 20,000, यानी कि 5,000 अपॉन 20,000 इंटू 100 हम तब करेंगे जब हमको आंसर परसेंटेज में चाहिए, वरना ऐसे ही रहेगा। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0.25, या फिर इसे हम बोलते हैं 25%। तो यहाँ गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। होप कि आपको ये जो फॉर्मूला है वो याद होगा, और भी पीवी रेशियोज़ के जो भी ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलेज हैं वो सब आपको याद रखने हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी भी इक्वेशंस हैं, वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस जो है हर बार देखने को मिलता है। इजी लेवल के होते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, लेकिन हाँ बट आपको जितने भी ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलेज हैं वो आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर, कोरिलेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कोरिलेशन हमारा नेगेटिव कहलाता है, और अगर सेम डायरेक्शन में जो दो वेरिएबल्स का डायरेक्शन है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज है, तो वो अगर हमारा एक सेम डायरेक्शन में होता है तो हम उसे पॉजिटिव कहते हैं। इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर होगा नेगेटिव। और कोरिलेशन लीनियर और नॉन लीनियर कब होता है? जब एक वेरिएबल में, जब जैसे मान लेते हैं एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है, अब इसमें 10% अगर चेंज हुआ है तो इसका जो असर पड़ रहा है इस पर, वो भी इसको 10% ही चेंज कर रहा है। तो ये जब प्रपोर्शनेट चेंज जब दोनों में इक्वल होता है, यानी कि दोनों में सेम लेवल का चेंज हो रहा है, तो हम कोरिलेशन कहते हैं लीनियर है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा होता है, अगर इसमें 10% चेंज हुआ है एंड इट इज़ लीडिंग टू 20% चेंज इन वेरिएबल बी, देन वी से दैट कोरिलेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर। ओके, होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी एक्वायर्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज डैश इन द परचेज मेथड। अब यहाँ ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी कौन है, पहले तो यही जानना ज़रूरी हो जाता है। जब कभी भी एक्विजिशन, मर्जर या अमेलगमेशन का जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसमें दो कंपनीज हो जाती हैं। एक कंपनी वो जो खरीद रही होती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफरी कंपनी। ओके, अगर हम ट्रांसफरर और ट्रांसफरी नहीं याद रख पा रहे तो हम इसको याद रखते हैं परचेजिंग और सेलिंग कंपनी से। परचेजिंग और सेलिंग कंपनी, ठीक है। सेलिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो बिक रही है और परचेजिंग जो उसको खरीद रही है, यानी कि एक्वायरिंग कंपनी। इसको दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं? एक्वायरिंग कंपनी। ओके, अब इस परचेजिंग कंपनी को ही हम लोग ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफरी। यहाँ में स्पेस नहीं है तो यहाँ पे हम ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी को ही कहते हैं। ओके, और सेलिंग कंपनी क्या होती है? इसे हम कहते हैं ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर का मतलब होता है जिसके असेट्स और लायबिलिटीज़ अब ट्रांसफ़र होंगे। ये सेलिंग कंपनी है, यानी कि ये बिक रही है या इसमें जाके अमेलगमेट हो रही है, तो इसके जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे अब परचेजिंग कंपनी के पास। तो इसीलिए सेलिंग कंपनी को हम लोग ट्रांसफरर और परचेजिंग कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं।
ठीक, तो यहाँ पे पूछा था कि ट्रांसफ़रर कंपनी और ट्रांसफ़री कंपनी जो है परचेज़ कंसिडरेशन जो है ज़्यादा दे रही है उसके नेट एसेट वैल्यू से। हम लोग इसमें पहले नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और तब जो है हमारा परचेज़ कंसिडरेशन के जो मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के वो कैलकुलेट होता है। और अगर ज़्यादा परचेज़ कंसिडरेशन जो है इज़ ग्रेटर दैन NAV, तो ज़्यादा पैसा यहाँ किस बात का दिया जा रहा है? जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पैसा जब दे रहे होंगे तो ज़्यादा पैसा आपका गुडविल की वजह से होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका गुडविल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 3 years ऑफ परचेज ऑन द एवरेज प्रॉफिट बेसिस। अब यहाँ गुडविल कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड्स हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, एनुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, तो कई सारे मेथड्स हैं यहाँ पे। लेकिन आपको प्रॉफिट दिया है हर साल का, 2014, 15, 16, 17, 4 साल के आपको प्रॉफिट्स दिए हैं और आपको एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे जो है आपको कैलकुलेट करना है। और जो नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज है वो आपका 3 है। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो यहाँ 50,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 और लास्ट में है आपका 80,000। तो 50, 60, 110, 110 and 30, 140 and 140 and 80 means 2,20,000। अब इस 2,20,000 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तब आपका क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा? 55,000। ओके, योर 55,000 इज़ एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 years। अब इस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज से। तो आप 55 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 55,000 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज 3 है, तो 3 5s are 15, 1 कैरी एंड 3 5s are 15, 1 कैरी। तो यहाँ पे 1,65,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। होप कि ये फॉर्मूला आपको आता होगा। गुडविल के कैलकुलेशन के 5 मेथड्स होते हैं जिसको कि हम लोग अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। किसी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे 5 मेथड्स अलग अलग टाइप से जहाँ पे गुडविल कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो ऑफ नेट सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट सेल्स और नेट वर्किंग कैपिटल किसका रेशियो होता है? ये होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आर। तो डिबेंचर रिडीम करने के लिए हम लोग कैसे, उसका जो दिया गया है गाइडलाइन, कैसे उसको रिडेम्पशन उसका हो सकता है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो हम ये तीनों ही जो है आपके गाइडलाइंस में दिए गए हैं। प्रॉफिट से भी रिडेम्पशन हो सकता है, कैपिटल से भी हो सकता है और बाकी फ्रेश इशू करके भी हम डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, उसके जब भी डिबेंचर रिडीम होने का समय आता है तो उसके 1 साल पहले, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है April 1 से, तो April 1 पहले मंथ की लास्ट डेट यानी कि 30th April हमारा DRR क्रिएट होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जिसमें कि 25% या फिर जैसा भी क्वेश्चन में दिया रहता है उतने % का हम लोग रिज़र्व बनाते हैं। और वो जो रिज़र्व बनाते हैं, DRR बनाते हैं, वो आपका आउट ऑफ प्रॉफिट या फिर आउट ऑफ कैपिटल दोनों ही हो सकता है। और रिडेम्पशन के लिए हम लोग फ्रेश इशू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑल ऑफ दी मेथड्स कैन बी ऑप्टेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट है, एट द एंड ऑफ द ईयर द डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ ट्रांसफर टू। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो डेप्रिसिएशन आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमारा PL अकाउंट में कहाँ डेबिट साइड शो होता है, इट इज़ डेबिटेड टू द PL अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश रेशियोज आर प्राइमली द मेजर्स ऑफ रिटर्न। ठीक है, जब कंपनी में हम किसी भी कंपनी का जब हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम कौन सा रेशियो देखते हैं? उसके लिए हम देखते हैं एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियोज़ डिटरमाइन करते हैं कि जो फर्म है उसका ऑपरेशंस, उसकी डेली एक्टिविटीज़ इतनी
इतनी कैपेबल है कि वो अच्छा काम कर रही हैं और उसका जो रिटर्न है, उसकी जो एबिलिटी है पैसे अर्न करने की, वो आपका एक्टिविटी रेशियो से पता चलता है। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिक्विडिटी तो ये मेजर करता है कि कैश कितने जल्दी टाइम में अपने असेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता है, वो हमारा बताता है लिक्विडिटी। और प्रॉफिटेबिलिटी तो आपका नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करता है। लेकिन जो एक्टिविटी है वो आपका डिटरमाइन करती है रिटर्न एंड रिस्क, यानी कि कंपनी में जब भी आप इन्वेस्ट करो तो कितना रिस्क और कितना रिटर्न, ये सारी चीज़ें आपको डेली जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, उनसे पता लगती हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी रेशियो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो ये सारे ये जो टाइप्स हैं आपकी कोरिलेशन के टाइप्स हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके पहले भी मैंने डिस्कस करा था तो बताया था पॉजिटिव जब हमारा डायरेक्शन ऑफ चेंज जो है सेम डायरेक्शन रहेगा। ओके, जब सेम डायरेक्शन रहेगा चेंज का तो वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव के केस में क्या हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। ओके, सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल जब हमारा दो वेरिएबल्स के बीच में होता है, पार्शियल मल्टीपल जब हमारा दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में हो जाता है तब। और लीनियर और नॉन लीनियर का क्या था कि जब हमारा परसेंटेज चेंज ऑफ वेरिएबल्स के बिटवीन अगर सेम रहेगा, ठीक है, 10% है तो दूसरे का चेंज भी 10% है, सेम प्रपोर्शन में चेंज होगा तो वो लीनियर होगा, और अगर सेम प्रपोर्शन में चेंज नहीं होगा तो वो हमारा नॉन लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, टर्म which describes the assigning of indirect cost to any cost object is classified as। गिवन ऑप्शंस में है सेल्स ट्रेसिंग, कॉस्ट एलोकेशन, सेल्स एलोकेशन, कॉस्ट ट्रेसिंग। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है आपका वो हो जाता है कॉस्ट एलोकेशन। जब भी किसी इनडायरेक्ट कॉस्ट को, यानी कि ओवरहेड को, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ओवरहेड होती है। जब हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब हम किसी भी ओवरहेड को चार्ज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट में, उसे हम कहते हैं कॉस्ट एलोकेशन। ओके, होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और कई लोग बोल रहे थे कि चैप्टर वाइज क्लासेस लेने को, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सिलेबस बहुत बड़ा है और अगर चैप्टर वाइज मैं शुरू करूँगी तो फिर वो बहुत लेट हो जाएगा और एग्ज़ाम तक हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम लग रहा है किसी भी टॉपिक में तो वो आप लोग बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना सकती हूँ। और जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है मैं उसका ऑलरेडी वीडियो कोशिश कर रही हूँ बनाने के लिए। जैसे अभी रिसेंट हम लोगों ने नेशनल इनकम के जो कंपोनेंट्स है उसको पढ़ा है और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपना जो है प्राइवेट इनकम और प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।